आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ही बेहतरीन चल रही होगी। अगर आपको नहीं पता ये सीरीज़ किस बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये मेनली टारगेट करके जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो आपकी कॉन्सेप्ट रिलेटेड सीरीज़ है, जिसमें ऑलरेडी कई सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैब बायोस की थ्योरी से रिलेटेड, कि उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बातें कही थी, कौन सी बातें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो उन सबको बड़े डिटेल में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप ने पहले सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, नोट्स बनाए हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पैडल अप ग्रुप इस पर इजीली हमें भेज सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप इजीली इस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी लेक्चर की ओर, कॉन्सेप्ट को जानने की ओर। उससे पहले हमारा प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन चीज़ों के बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ लिया है, जिसमें हम आपके डेवलपमेंट के बारे में जाना है, आपकी ग्रोथ के बारे में जाना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा है। उसके बाद हमने डेवलपमेंटल प्रिंसिपल पढ़े हैं। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिव डेवलपमेंट भी हमने पढ़ा है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट शामिल हैं, वो पढ़े हैं। फिर आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हमने जीन प्याजे के बारे में पढ़ा है। इनमें आपको 2 पार्ट में जीन प्याजे की थ्योरी समझाई गई है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका उनका कॉन्सेप्ट क्या था, उनके कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी उनके द्वारा दी गई थी, उनको समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि थ्योरी को समझने से पहले जो टर्म उनके द्वारा दी गई थी उनको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में प्याजे की जो अवस्थाएं हैं, जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, साथ ही साथ उन अवस्थाओं की कितनी उपअवस्थाएं भी हैं, उनकी रिगार्डिंग भी हमने सारी जानकारी ली है, बड़ी अच्छी तरीके से उनको समझा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, अपनी थ्योरी में कौन सी बातें उन्होंने रखी थी, इन सब के बारे में आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपने वाइगोत्स्की हैं वो रसियन थे, ये आपको जान लेना है। बेसिक उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। उनका जो सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जैसे सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इनका जो बाद इज्म था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका जो इज्म है वो प्याजे के इज्म बाद से मतलब सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनके और प्याजे की बातों में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, जिनको आखिर में हम कंपेयर भी करेंगे कि प्याजे के अनुसार किन बातों को कहा गया और उन बातों का वाइगोत्स्की के अनुसार क्या मतलब था, जिससे हम बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लग जाए। अब बात करते हैं कि वाइगोत्स्की की अवधारणा क्या थी, उनका सिद्धांत किस बेस पर आधारित था। तो वाइगोत्स्की का ये मानना था, जो भी बच्चे का विकास होता है वो बाहरी प्रक्रिया है। ये बात आपको समझनी होगी कि वाइगोत्स्की ने विकास को बाहरी प्रक्रिया के तौर पे माना है, और उन्होंने अधिगम को बताया कि ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा कहीं ना कहीं समन्वयता के साथ होता है। इसमें ज्ञान का क्या होता है, सामाजिक संचरण, मतलब सोशल ट्रांसमिशन नॉलेज का होगा इस प्रक्रिया में, जो कि बाहरी तौर पे घटित होगी। इतनी इनकी बात है। और इसमें इन्होंने कहा है कि बाहरी तौर पर अगर क्रिया हो रही है तो इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना है बच्चे के विकास के लिए। इसीलिए इनका जो विकास है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कॉग्निटिव टास्क की क्या है। तो कॉग्निटिव टास्क इनके वाइगोत्स्की के अनुसार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें आपका अंतर व्यक्तित्व आएगा और अंतरा व्यक्तित्व आएगा, मतलब इंटरपर्सनल प्लस आपका इंट्रापर्सनल। बात करते हैं ये क्या होते हैं। तो इंटरपर्सनल की अगर बात करें, तो अगर एक व्यक्ति है वो दूसरे के मार्गदर्शन से कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, वो दूसरे से कोई चीज़ सीख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उस वो किसी दूसरे पर निर्भर साबित हो गया है। तो इसको आप कहेंगे इंटरपर्सनल, मतलब व्यक्ति दूसरों से मार्गदर्शन लेकर कोई चीज़ क्या करेगा, सीखेगा। तो इसमें सामाजिक आपका संचरण दिख रहा है ज्ञान का। ठीक है, अब बात करते हैं इसी को इंट्रापर्सनल में कैसे देखेंगे। तो व्यक्ति क्या है, दूसरे से मार्गदर्शन तो लेगा, लेकिन वो खुद मेहनत करेगा, खुद उस चीज़ पर अभ्यास करके उसमें क्या करेगा, महारत हासिल करेगा। तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, उसे आप इंट्रापर्सनल करेंगे। मतलब इंट्रा का मतलब होता है स्वयं पर वो काम करेगा, ये बात आप ध्यान रखनी है। इंटरपर्सनल में वो दूसरों पर निर्भर रहेगा, और जो स्वयं पर किया जाने वाला काम है, जो भी प्रक्रिया है, उसको वाइगोत्स्की ने आत्मसातीकरण का नाम दिया, इंटरनलाइजेशन का नाम दिया। क्यों, कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट या कोई संप्रदाय समझने के लिए आप खुद के ऊपर काम करते हैं, उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को आप कहीं ना कहीं आत्मसात कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण का नाम दे दिया।
आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर कि इन्होंने कुछ टर्म दी, जैसे आपने पियाजे के थ्योरी में देखा होगा, पियाजे के द्वारा कुछ टर्म दी गई जिसमें आपका एसिमिलेशन हो गया, स्कीमा हो गया, कम्यूटेशन हो गया, इक्विलिब्रेशन हो गया। इनके द्वारा भी कुछ थ्योरी में टर्म दी गई, उनका टर्म को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने एक टर्म दी जेड। जेड क्या होता है? जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इसे वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं। अब ये वास्तविक विकास का एक्चुअल में क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र वो है जिसमें ऑलरेडी आपकी क्षमताएं जो आपने हैं, जो पहले से आपने सीख के रखी हुई हैं, वही जिस क्षेत्र में अभी आप हैं वो आपका जेड है, मतलब जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है। ठीक है। अब जिस गोल को प्राप्त आप करना चाहते हैं, जिस दूसरे क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के अंतर को आप जेड नाम देंगे, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इसको भी हम एग्जाम के माध्यम से समझेंगे। पहले ये समझिए कि मान लो जो जेड है, जहाँ अभी आप हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, आपकी जो भी स्किल आपने इससे पहले से सीख रखी हैं, वो आपका हो गया जेड। ठीक है। अब आपने कुछ निश्चित गोल निर्धारित करके रखा होगा कि आपका ये गोल है, आपको इसको प्राप्त करना है, तो उसको मान लो आपने प्राप्त भी कर लिया। ठीक है। अब जो जेड से आप जेड अपने गोल पर पहुँचे हैं, जो बीच का जो सफ़र आपने तय किया है, जो रास्ता आपने तय किया है, उस रास्ते को आप जेड कहेंगे। ठीक है। कैसे? मान को इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें, जैसे मान के चलिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके मान के चलिए जैसे सीटेट का एग्ज़ाम आपने दिया और आपके 75 नंबर सीटेट में आ रहे हैं 150 में। ठीक है। तो ये आपको बिना कोई कोचिंग, बिना किसी गाइडेंस के आपने एग्ज़ाम दिया और आपके 75 150 में से नंबर आए, तो ये आपका जेड होगा। ठीक है। अब आपने किसी कोचिंग या किसी टीचर के गाइडेंस लेने का एक प्लान बनाया कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन करेंगे या इस टीचर से आप पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आपने फिर से उस सीटेट का एग्ज़ाम दिया, उस एग्ज़ाम में आपके कहीं ना कहीं 110 नंबर आते हैं 150। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि 75 से आप 110 पहुंच गए किसी के मार्गदर्शन के माध्यम से। जिसका आपने मार्गदर्शन लिया उसे आपने MQ नाम दे दिया। ठीक है। अब आपने इनका डिफरेंस निकाला कि 110 अभी आए हैं जब आपने किसी का कहीं ना कहीं गाइडेंस लिया है, और पहले बिना गाइडेंस के आपके 75 आ रहे थे। ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं अपने अंकों में 35 अंक का बढ़ोतरी देखी, 35 अंकों की बढ़ोतरी देखी। तो जो 35 अंक की बढ़ोतरी है आपके नंबरों में, वही क्या है? वो जेड है, जेड हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है। इसमें जो आपकी मदद की है वो MKO के तौर पे किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो उस फील्ड में पर्टिकुलर क्या है, महारत उसकी हासिल है, या उसमें वो कहीं ना कहीं कौशल रखता है, स्किल रखता है आपसे बेहतर, तभी तो आप किसी से गाइडेंस लेने जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है कि जिस स्तर पर पहले आप थे उसको आप जेड कहेंगे। जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप चाहते थे, आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, बीच का जो आपने रास्ता सफ़र तय किया है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखी है, जितनी इंप्रूवमेंट देखी उसे जेड कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जिसकी आपने सहायता, जिससे आपने मार्गदर्शन गाइडेंस लिया है, उसे आप MKO का नाम देंगे। ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर इसे डायग्राम के माध्यम से हम समझें तो उसमें मेनली ये है कि जैसे जो आपका ये क्षेत्र है, पहले से आप जो चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना किसी के सहारे के, बिना किसी के सपोर्ट के आप जो चीज़ ऑलरेडी पहले से ही कर सकते हैं, उसको आप नाम देंगे क्या? जेड का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब किसी के सपोर्ट से आप कोई स्किल सीखते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपने जितना फासला या जितनी चीज़ तय की हैं, जितना हिस्सा कवर किया है, वो आपका जेड में आ जाएगा। ये सिंपल सा है। इसमें जिसकी आपने मदद ली है उसको आप MKO का नाम दे देंगे। ठीक है। तो ये बायोस्की की ये टर्म थी। अब बात करते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी इनके द्वारा दी गई हुई। अब इन टर्मिनोलॉजी को समझने की हम बेसिक छोटी सी चीज़ को समझते हैं। जैसे आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने घरों में या आसपास मोहल्ले या बस्तियों मकान बनते हुए देखे होंगे। तो कारीगर क्या है, दीवार जब उठाता है इस तरीके से, मान लो दीवार उठा रहा है, तो एक स्तर तक तो बिना किसी सहारे के वो दीवार को उठा देता है। लेकिन जब दीवार की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है तो वो एक अपने ढांचे का उपयोग करता है। उस ढांचे का इस तरीके से वो बांस के बल्लियों के द्वारा या किसी लोहे के सरियों के द्वारा को एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके ऊपर वो खड़ा होकर आगे की दीवार को इजीली बना सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को जिसकी वो मदद ले रहा है, वो कहीं ना कहीं हम अपनी देसी भाषा में उसे पाड़ कहते हैं। और इसी को अगर आप बायोस्की की थ्योरी के नाम से समझे तो इन्होंने इसका नाम स्कैफोल्डिंग दिया है। ठीक है। तो इसे वो उन्होंने क्या नाम दिया है? इसे उन्होंने नाम दिया है सीधा सीधा स्कैफोल्डिंग।
ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसे मचान कह लीजिए हिंदी में, पाड़ कह लीजिए, ढांचा या सहयोग, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इसका बेसिक मतलब है मकान बनाने की जो लोहे या बांस की जो संरचना आप देखते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी सहायता के लिए बनाई जाती है, ताकि मजदूर क्या है उस पर चढ़ सकें। इस विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं जो आप बच्चे की मदद कर रहे हैं, है ना, जैसे किसी ने आपकी मदद की 75 से 110 नंबर लाने में, तो उसने क्या किया, स्कैफोल्ड किया, कहीं ना कहीं आपको एक मचान दी, आपने आपको एक सपोर्ट दिया उसने, है ना, इसको स्कैफोल्डिंग का नाम दिया। अब पोटेंशियल डेवलपमेंट का क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी के द्वारा सहायता प्राप्त की, 75 से आप 110 पर आ गए, ठीक है। अब आगे आप उस सब्जेक्ट में कितना और बेहतरीन कर सकते हैं, कितनी महारत उस सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर स्किल में हासिल कर सकते हैं, ये तो कोई नहीं जानता, ये चीज़ आप स्वयं नहीं जानते। तो उस जहाँ तक आप जा सकते हैं, जितनी आपकी इन्नेट क्षमताएं हैं, वो ना आप जानते हैं, ना आपको जो स्कैफोल्ड कर रहा है वो जानता है। तो उस अनजान क्षेत्र को जहाँ तक आप जा सकते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसे कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट का क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल डेवलपमेंट का क्षेत्र है कि जहाँ तक आपकी क्षमताएं का विकास किया जा सकता है, ठीक है। ये ना आपको पता है, ना वो जो स्कैफोल्ड कर रहा है उसको ये बात पता है। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी पियाजे के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं कि सॉरी, बायगॉस्की के द्वारा, बायगॉस्की का जो सिद्धांत है, उनके सिद्धांत की क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उनको जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सिद्धांत को पढ़ना तभी कारगर होगा जब आपको उसमें एक्चुअल में पता हो कि एजुकेशन में उसका क्या उपयोग है ना। तो इनके अगर सिद्धांत की बात करें, इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, पहला इनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो वो है कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का, संज्ञानात्मक प्रशिक्षिता का। क्या होती है, क्योंकि आपने अभी देखा कि आपने किसी ना किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसने आपको प्रशिक्षित किया, उस स्किल में मदद की सीखने में उस स्किल को, तो कहीं ना संज्ञानात्मक आपने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली। आप जब भी कहीं किसी मैकेनिकल वर्क के लिए जाते हैं तो आपने सुना है इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप होती है। तो उसमें क्या होता है, जो अनुभवी व्यक्ति है वो आपको अपना अनुभव के जरिए आपको चीज़ें सिखाता है, और एक स्टेज पे आगे वो छोड़ देता है कि हाँ अब ये सीख गया है तो अब ये खुद से चीज़ें कर लेगा। बाद में जब आप उस क्षेत्र में कई साल तक काम करते रहते हैं तो आपको एक अनुभव की प्राप्ति हो जाती है, फिर आप दूसरों को अप्रेंटिसशिप देते हैं, है ना। तो इसको कहेंगे कॉग्निटिव अप्रेंटिस। अब बात करें रेसिप्रोकल टीचिंग, इसमें कैसे मदद करती है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस पर बेस्ड पिछले आपके 2020 या 2022 में क्वेश्चन आए थे पेडागोजी में। तो रेसिप्रोकल टीचिंग होती क्या है एक्चुअल में, इसको जानते हैं। व्युत्क्रम शिक्षण क्या होता है, जैसे आप एज अ टीचर, आपकी क्लास में कई सारे बच्चे आपके हैं, ठीक है, और आपने बच्चों को कहा कि ये स्टोरी है, इनको आप खुद से पढ़िए। आपने एक स्टोरी बच्चों को पढ़ने के लिए दे दी, ठीक है। अब बच्चों ने बुक से वो स्टोरी पढ़ी है, आपने कह दिया कि जो भी स्टोरी आपने पढ़ी है वो समराइज करके आप बताइए आपस में, ठीक है। तो बच्चे ने वो स्टोरी क्या करी, समराइज जो भी उन्होंने पढ़ी है अपनी बुक में, पैसेज जो पढ़ा है उसको समराइज करके बता दिया। अब समराइज करते के टाइम या पढ़ने के टाइम उनके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उन्होंने आपस में उन क्वेश्चनों का डिस्कस किया। अब हो सकता है एक बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, दूसरे बच्चे को उसका आंसर पता हो, तो उसका वो आंसर देगा, ठीक है। इस सब प्रक्रिया में आपने ये जानना चाहा कि एक्चुअल में मैंने जो पढ़ने को दिया है बच्चे को वो कितना समझ में आया है, तो आपने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बच्चे के सामने पुटअप किए, और आपने देखा कि बच्चे कुछ एक सिचुएशन खड़ी की, उस बच्चे ने अपने जो भी समझ है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसके माध्यम से उस समस्या का समाधान करके आपको दिखा दिया। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं जो भी मैंने टीचिंग बच्चे की कराई है स्वयं से, वो बच्चे में अच्छी बेहतरीन तरीके से हुई है, और जो कॉन्सेप्ट से लेकर उनकी समझ है वो विकसित हो गई है। तो इसको आप नाम देंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें बहुत ज़्यादा लीड रोल में टीचर नहीं है, वो सारा काम बच्चे को करने को देता है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कौन कौन से वो स्टेप्स हैं उनको जानते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है इसमें समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, मैंने अभी आपने एक पैसेज पढ़ने को दिया, आपने कहा बच्चों से इसको समराइज़ करिए, तो उन्होंने वो समराइज़ करके बता दिया। समराइज़ करने के दौरान या पढ़ने के दौरान उनके मन में कुछ क्वेश्चन आए होंगे, तो उन्होंने आपस में क्वेश्चनों को डिस्कस किया। कुछ ने क्वेश्चन पूछे तो कुछ बच्चों को उसके आंसर आते होंगे, तो उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन दिया कि अच्छा तुम्हें ये समस्या आ रही है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हो सकता है। और आपने बाद में ये जानने के लिए कि बच्चों ने उस कॉन्सेप्ट या उस संप्रदाय से रिलेटेड कितनी समझ विकसित की है, आपने कुछ उनके सामने सिचुएशन रखी, प्रेडिक्शन रखी, उनका बच्चों ने इजीली समाधान कर दिया, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चों ने सारी समस्याओं को सुलझा दिया है, इसका मतलब उन्हें इस कॉन्सेप्ट की समझ विकसित हो गई है। ये आपका सीधा सीधा रेसिप्रोकल टीचिंग है। इस पर आधारित मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था, आपके 2020 के सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी वाले पार्ट में, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि बताएं व्युत्क्रम शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग निम्नलिखित में से भाषा के किस कौशल से संबंधित है,
तो आपको पता है जो भाषा के कौशल हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, उनको आप LSRW के नाम से जानते हैं। तो किस कौशल के बारे में ये है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो मेनली आपकी रीडिंग को लेकर, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पठन को लेकर, ये पठन को लेकर है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन फिर से पूछने को आपको, या इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल के आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं कि बच्चा जब रेसिप्रोकल टीचिंग कराएंगे तो बच्चा आपस में कोऑर्डिनेशन करेगा, है ना। तो उस आपस में कोऑर्डिनेशन को क्या नाम देंगे, तो उससे पीयर ट्यूटरिंग कहेंगे। अब पीयर ट्यूटरिंग कितने तरीके से हो सकती है उसको जानेंगे। तो पीयर ट्यूटरिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक कोलैबोरेशन, एक कोऑपरेशन, मतलब एक सहयोगी, एक सहकारी। सहयोगी क्या होगी, इसमें क्या होगा, बच्चे ग्रुप बनाएंगे अपने, ठीक है, उसमें बच्चे तकनीक की मदद लेंगे, ठीक है, और आपस में जो ग्रुप बनाएंगे उसमें आपस में कुछ बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होगी और बच्चे ही उन प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। इस तरीके से बच्चे का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे से, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये होगा आपका कोलैबोरेशन। इसको जरा ऐसे समझते हैं, मान लो बच्चों ने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, ठीक है, एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, उस पर कई सारे बच्चे आपके जुड़ गए, ठीक है, और जब बच्चे जुड़ गए, जैसे आपका भी होता है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना आपका क्या है, कहीं ना कहीं तकनीक की सहायता लेना है, ठीक है। अब उस पर आपका मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन है या किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन की फ़ोटो ली और उस ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी, भेज दी। अब जिसे वो क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो उसका आंसर उस ग्रुप में भेज देगा। तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी की मदद लेकर आपस में आप लोगों ने एक समस्या का समाधान कर लिया। इसको कहेंगे कोलैबोरेशन, सहयोगी अधिगम, ठीक है। अब बात करते हैं सहकारी अधिगम क्या होता है। इसमें टीचर का रोल होता है। सहयोगी अधिगम में टीचर का आपको बहुत ज़्यादा लीड रोल देखने को नहीं मिलता, लेकिन सहकारी अधिगम में टीचर का लीड रोल देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, टीचर बच्चों की ग्रुप बनाएगा और उस बच्चों में टीचर ये बात ध्यान रखेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चे ना हों, उसमें मेनली आपका 3 या 4 ही बच्चे हों। और इस तरीके के ग्रुप को एक नाम दिया गया है जो है बजी ग्रुप। कई बार पूछा जा सकता है कि बजी ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं, तो बजी ग्रुप मतलब 3-4 बच्चों का समूह जिसको आप कहीं ना कहीं कॉपरेशन लर्निंग से जोड़ सकते हैं। इसमें टीचर लीड रोल में होता है, वही ग्रुप बनाता है और वही देने वाले जो टास्क होते हैं वो निर्धारित करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं खोज अधिगम की। सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कवरी लर्निंग है वो वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं दी गई, लेकिन खोज अधिगम का इसलिए इनका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्मित बात को लेकर इनका सिद्धांत है जिसमें बच्चे को एज अ एक्टिव रोल या एज एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में देखा गया है। तो इन्होंने जो कहा है, जो डिस्कवरी लर्निंग होगा उसमें समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्यों? क्योंकि बच्चा जो भी लर्निंग करेगा उसमें सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करेगा। ये क्या होते हैं, कल्चरल टूल इन्हें बोल सकते हैं। और ये कल्चरल टूल के तौर पे इन्होंने किस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो है भाषा को। कि भाषा की सहायता, जो कि एक सांस्कृतिक उपकरण है, उसकी सहायता लेकर बच्चा क्या करेगा, ज्ञान का निर्माण करेगा। इसको आप कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के तौर पर। अब जानते हैं कि हमने पहले ही पियाजे को पढ़ लिया है और वाइगोत्स्की को हम पढ़ चुके हैं, तो एक्चुअल में पियाजे और वाइगोत्स्की में कहाँ डिफरेंस देखने को मिलता है वो चीज़ समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही बात से कनेक्टेड हैं। तो फिर अंतर कहाँ देखने को मिलता है, सबसे पहले हम समझेंगे विकास के आधार पर क्या अंतर है, मतलब विकास के बारे में दोनों की क्या क्या अवधारणा है। तो पियाजे को आपने जब पढ़ा है तो पियाजे ने कहीं ना कहीं विकास को मैच्योरिटी से रिलेट करके बताया है। उन्होंने ये बताया कि ये आंतरिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें बच्चा अनुकूलन करेगा। आपने जब पढ़ा है कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो आपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो अनुकूलन करेगा। अनुकूलन में आपने 2 चीज़ें पढ़ी, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो समावेशन भी करेगा और समायोजन भी करेगा। ये जब सारी चीज़ें वो कर रहा होगा वो आंतरिक प्रक्रिया के तौर पे उसमें घटित हो रही होंगी, इसलिए इन्होंने नाम दिया कि जो विकास है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की ने, अभी हमने पढ़ा है इनकी अवधारणा में, कि एक बाहरी प्रक्रिया के तौर पर से माना है, जिसमें इन्होंने कहा है बिना बाहरी हस्तक्षेप के बच्चे का विकास नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो है सांस्कृतिक उपकरण, जिसमें इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्वता दी है, ठीक है। अब दूसरे पक्ष को देख लेते हैं, भाषा के तौर पे इन दोनों की क्या क्या मत हैं। तो आपको पता है भाषा के तौर पे पियाजे ने भाषा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी है। क्यों नहीं दी? अगर बात करें कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तो जो इन्फेंसी अवस्था है उसका नाम ही है, मैंने आपको बताया था कि इन्फेंसी जो नाम पढ़ा है, ठीक है, उसका अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो इन आएगा,
प्लस आपका फैन आएगा। तो इनका मतलब होता है आपका नॉट, और फैन का मतलब स्पीच, मतलब विदाउट स्पीच, विदाउट लैंग्वेज। 2 साल तक तो पिताजी ने भाषा को माना ही नहीं है। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि बच्चे में विचार पहले आता है, भाषा की उत्पत्ति बाद में होती है। क्योंकि भाषा बच्चे की पिताजी की अवस्था में, आपको छठी अवस्था में थोड़े थोड़े लक्षण भाषा के दिखने शुरू होते हैं बच्चे में, ठीक है। तो जब 2 साल के अंत में, 2 साल के अंत में आते आते बच्चे में भाषा के लक्षण देखेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो भाषा को वो नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा है विचार आधारभूत है बजाय कि भाषा के। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या है, भाषा को सांस्कृतिक उपकरण के रूप में माना है, उसे बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। संज्ञान के जो निर्माण होगा, बच्चे में जो ज्ञान का निर्माण होगा, उसमें भाषा क्या है, सांस्कृतिक टूल होगी, कल्चरल टूल के तौर पे सामने आएगी, जो कि उसके विकास में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगी। इसलिए भाषा पहले आती है वाइगोत्स्की के अनुसार, और विचार बाद में। ये बेसिक आपका लैंग्वेज को लेकर इन दोनों का डिफरेंस है। बात करते हैं भाषा के तौर पे, वाइगोत्स्की की 3 टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सामाजिक वाक मतलब सोशल स्पीच, निजी वाक प्राइवेट स्पीच, और इनर स्पीच अंतःवाक। क्या होती हैं इनको जानेंगे। तो इनकी जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सोशल स्पीच में बच्चे की उम्र क्या है। तो 3 से 4 साल आपकी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच को इस तरीके से समझिए कि आपने स्कूलों में आपने पहाड़े की आपको गुणगान कराया गया होगा। एक लाइन में मान लो प्रेयर हॉल में या असेंबली हॉल में या लंच के टाइम में आप लोग खड़े हैं, और एक बच्चा पहाड़ा बोल रहा है, आप उसे बार बार दोहरा रहे हैं, है ना, कि 2 एकम 2 इस तरीके से, या टेबल मान लीजिए। तो इसको आप जो सामाजिक मतलब समूह रूप में एक सार्वजनिक रूप से क्रिया कर रहे हैं दोहराव की, उसे कहेंगे सामाजिक भाग, ठीक है। इसमें क्या है, समाज से आपको स्कैफोल्डिंग मिलती है, और ये आपका पहला चरण है, आप कह सकते हैं ज्ञान के निर्माण में। उसके बाद आता है निजी वाक। निजी वाक में बच्ची की उम्र 5 से 6 साल होती है। निजी वाक क्या होता है, मान लो आपने क्लास में उसका दोहराव कर लिया पहाड़े का या टेबल्स का, घर आए आप, अब आप मन ही मन गुनगुना रहे हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से खुद को एक गाइडेंस दे रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मतलब आवाज़ आपकी निकल रही है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे खुद ब खुद से, जो आप खुद को स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, उसको आप किस में लाएंगे, निजी वाक प्राइवेट स्पीच में लाएंगे। लेकिन ये स्कैफोल्डिंग का निम्नतम स्तर है ना। अब आते हैं अंतभाग। अंतभाग में क्या होता है, हम कुछ भी बोल नहीं रहे होते हैं बाहरी तौर पर, बस हम खुद को एक अंदर बोल बोल कर खुद को एक गाइडेंस दे रहे होते हैं। जैसे अभी भी हम करते हैं, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो खुद को अंदर मन मन में बोलते हुए खुद को गाइडेंस दे रहे होते हैं। तो उसकी उम्र बताई है इनके अनुसार वो 6 से 7 साल बताई है, जिसमें ये कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग का उच्चतम स्तर है, उत्कृष्ट स्तर है ज्ञान के निर्माण का। इस संज्ञानात्मक क्रियाओं को इसमें अंजाम दिया जाता है बिना बोले। तो ये 3 स्पीच इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि पियाजे की और वाइगोत्स्की में कौन से और पॉइंट हैं जिन पर भिन्नता देखी जाती है। वो है अधिगम को लेकर। अब अधिगम को लेकर इनकी क्या बात है, तो पियाजे ने अधिगम को परिपक्वता से जोड़ के माना है कि जब तक बच्चा परिपक्वता अचीव नहीं करेगा वो अधिगम नहीं कर सकता। क्यों, इसका रीज़न ये है कि हर अवस्था में उन्होंने कुछ निश्चित चीज़ें बताई हैं कि इतने साल का बच्चा इतनी चीज़ें कर सकता है। ऐसा नहीं है 2 साल के बच्चे को आप 7 साल की चीज़ें कराएंगे, नहीं। जब तक वो 7 साल अचीव नहीं करेगा, उसमें वो लक्षण या वो गुण डेवलप नहीं करेंगे। तो ये आप देखते हैं इसमें परिपक्वता से कहीं ना कहीं सीधा संबंधित है, इसलिए इन्होंने विकास को जैविक प्रक्रिया माना है। लेकिन वाइगोत्स्की इससे उलट बात करते हैं, वो है अधिगम पहले होता है विकास होता है। ऐसा नहीं है कि विकास का सीधा अधिगम से रिलेटेड है। बच्चा सामाजिक तौर पे जैसे जैसे लोगों से जुड़ता जाएगा, समाज से जैसे जैसे इंटरेक्शन करता जाएगा, उसका अधिगम होता जाएगा। उसमें उसकी उम्र या परिपक्वता का बहुत ज़्यादा रोल इन्होंने नहीं माना। तो ये बेसिक आपका लर्निंग को लेकर इन दोनों की बातों में डिफरेंस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच के डिफरेंस को आपको क्लियरिटी हो गई होगी, और साथ ही साथ आपको वाइगोत्स्की एक्चुअल जो सिद्धांत है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इस पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन है, बाकी अगर करना चाहें तो ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेशन की कई सारी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, चाहे वो DSSB का हो, चंडीगढ़ का हो, या आपका EMRS का हो। इसके साथ ही हम CTET की और ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। पहले हम अभी एनालिसिस कर रहे थे एग्ज़ाम्स के पेपर का, तो अब वो भी दे सकते हैं। आपको CTET प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस मिल जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आइडिया लग जाएगा आपको कि एक्चुअल में इन थ्योरीज से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अभी तक गए हैं। आगे उसके बेस पर हम आपके PPI को ज़रूर लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपने, और अगली जब क्लास होगी तो वो नोट्स आप साथ ही साथ रिवाइज़ करके भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले अपने लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।